स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आपको पता है कि जून 2024 का PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। रोज सुबह 5 क्वेश्चन लेते हैं सुबह 6 बजे। इस तरीके से हमारा वीडियो 20 दिन में 100 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। आज का सवाल है दोस्तों, पहला, कैंची और चिपकाने वाला इतिहास सीजर्स एंड पेस्ट हिस्ट्री इतिहास को प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब क्या है? कैंची आप समझ रहे हैं, जिसे कट करते हैं। चिपकाने यानी पेस्ट करते हैं, यानी एक जगह से किसी तथ्य को काटना और दूसरी जगह पेस्ट कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे मैं कोई बुक का एक पैराग्राफ उठाऊं और उसको एज इट इज सिर्फ पढ़ दूं, उसका अर्थ, उसकी पृष्ठभूमि और उसका महत्व ना बताऊं, तो वो क्या हो गया? कट पेस्ट हो गया। तो यही है सीजर्स एंड पेस्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका आंसर होगा तथ्यों का मात्र संकलन के रूप में, यानी इतिहास की वह शैली जिसमें इतिहास को केवल अलग अलग स्रोतों से लिए गए तथ्यों को जोड़ने या संकलित करने तक सीमित करता है। इसमें गहराई नहीं होती, विश्लेषण नहीं होता, किसी विचारधारा या संदर्भ का समावेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। इसमें कुछ खास नहीं था। सेकंड देखते हैं, सिकंदर हयात यानी सिकंदर जिन्ना समझौते की बात हो रही है। इनका पूरा नाम है सिकंदर हयात खान और जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों ये बात हो रही है 1937 की, 1937। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। सिकंदर हयात खान जो थे वो पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। वहीं मुस्लिम लीग के नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, मुस्लिम लीग के नेता थे। अब जब चुनाव हुआ था 1936 में, तो उसमें प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को पंजाब में सफलता नहीं मिली थी। इसलिए जिन्ना ने पंजाब के प्रभावशाली नेता सिकंदर हयात खान को इस बात के लिए समझाने के लिए मुलाकात की कि भाई देखो, जो मुस्लिम हैं वो अगर एकजुट नहीं हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या होगा? इस समझौते का अगर उद्देश्य की बात करें तो मुस्लिम लीग को एकजुट करना था, मुस्लिम राजनीति को, ताकि सभी मुस्लिम एक साथ आ जाएं। उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे उनको, कि उनको लगता था कि मुस्लिम को समझ नहीं आ रहा है और उनको मुस्लिम लीग से जुड़ना चाहिए। इसलिए मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम राजनीति को एकजुट करना और पंजाब में लीग का यानी मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ाना। ये दो मुख्य उद्देश्य के नाते मुस्लिम लीग के जो नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे और हयात खान के बीच एक समझौता होता है और उसी को कहते हैं सिकंदर जिन्ना समझौता। तो इसमें हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ये रहेगा सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना का समझौता 1937 में। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों तीसरे सवाल पे। तीसरा हमारा सवाल है पंचजन से, यानी वैदिक संदर्भ में जाएंगे और देखेंगे कि पंचजन का अर्थ क्या होता है। पंचजन भी बोलते हैं, जिसमें 5 प्रमुख आर्य कबीलों की बात होती है। तो वो कौन से वैदिक यानी ऋग्वैदिक में 5 प्रमुख कबीले दिए गए हैं जिनका उल्लेख है उसमें ऋग्वेद में है, तो कौन से कबीले हैं? इसमें कौन से? भरत, पुरु, त्रुषु, यदु, अनु, या भरत, त्रुषु, यदु, तुर्वसु, अनु। सीधे आते हैं, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, ऋतु, द्रुह। ये दोस्तों सीधे कई बार सवाल आ गए हैं, बिल्कुल फैक्ट है, इसको याद कर लेना है। इसमें पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुह 5 कबीलों की बात हो रही है
जब प्रारंभिक वैदिक समाज की बात होती है तो प्रारंभिक वैदिक समाज की राजनीतिक इकाइयां थी ये। इसमें दो चीज हैं, एक तो है पंचजन, पंच मतलब होता है पांच, ये तो समझ आ रहा है, जन मतलब होता है लोग, लोगों से मिलकर बनता है कबीला। तो ये कबीले थे, कौन से? पुरु, यदु, तुर्वस या तुर्वसु, अनु, ध्रुव, ये पांच कबीले थे। इसको हमको याद कर लेना है एज इट इज। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल ये है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। एक साइड दिया गया है कि जो मध्य काल में वैष्णव संप्रदाय था, वो वैष्णव संप्रदाय अलग अलग विभागों या संप्रदायों में विभक्त था। तो वो जो संप्रदाय थे वो किनके किनके द्वारा स्थापित किए गए थे? जैसे महापुरुषीय संप्रदाय, इन चारों में से किनके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इसके संस्थापक कौन थे? वहीं दूसरा है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तीसरा है ब्रह्म संहति या बमुनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वहीं ठकुरिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक, एक चीज थोड़ी सी लग रही होगी दोस्तों कि ठकुरिया संप्रदाय पुरुषोत्तम ठाकुर से है, तो बिल्कुल हाँ ठीक है। वहीं पुष्टि मार्ग की बात भी थोड़ा थोड़ा कई बार पूछा गया है, तो इसलिए पुष्टि मार्ग बहुत से लोगों के दिमाग पर रहता है कि भाई वल्लभाचार्य जी ने इसको संस्थापित किया था, पुष्टि मार्ग हो जाता है। पहला और तीसरा बच रहा है। महापुरुषीय संप्रदाय की बात जब आती है तो ये शंकर देव आते हैं महापुरुषीय संप्रदाय में, और थर्ड ब्रह्म संहत या बमुनिया की बात होती है तो ये दामोदर देव आ जाते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा ये उत्तर सही हो जाता है। पहले का क्या है? फोर्थ है, तो फोर्थ इसमें भी, फोर्थ इसमें भी है। सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। लास्ट आंसर, लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इतिहास लेखन में रांके का उपागम की बात की गई है। लियोपोल्ड वॉन रांके आते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना समझना बहुत जरूरी है। और पहले इनकी बात कर लेते हैं कि क्या कह रहे थे। इनका मुख्य सिद्धांत जो था दोस्तों, इनका सिद्धांत ये था कि भाई इतिहास को लिखा जाना चाहिए जैसा वह वास्तव में था, यानी अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है या अपनी विचारधारा को नहीं जोड़ना है उसमें। जैसा सोच रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हमको ऐसा हुआ होगा, वो भी नहीं करना है। मतलब ये है कि जो पहले जैसे था एज इट इज करना है, लिख देना है। तो उनके उपागम या अप्रोचेस की बात करें, जिनको रैंकियन अप्रोच भी कहा जाता है, तो सबसे पहली बात आती है कि स्रोतों पर जोर देते हैं। स्रोतों पर जोर कैसे? यानी वो बात करते हैं मूल दस्तावेज की, जैसे सरकारी अभिलेख हो गए, पत्र हो गए, डायरी हो गई और आधिकारिक रिपोर्ट हो गई, इन सारी चीजों पर ये बात करते हैं। वे कहते थे कि इतिहास को द्वितीयक स्रोतों पर नहीं बल्कि प्राथमिक स्रोतों पर विश्वास करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही भी लगता है। अब दूसरी बात आती है बी नंबर पे, अगर देखें तो ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता कैसे समझेंगे इसको दोस्तों, कि भाई इतिहासकार को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। यानी हालांकि ये तो पूर्णतः संभव नहीं है कि कोई पूर्णतः निष्पक्ष हो, क्योंकि वो कोई भी इतिहासकार है, उसकी कुछ न कुछ पृष्ठभूमि है, उसकी अपनी कुछ न कुछ सोच है। तो इस तरीके से हम पूर्णतः निष्पक्ष कह सकें ऐसा तो संभव नहीं है। अपनी विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविटी है। नैतिक निर्णय नहीं देना चाहिए कि भाई नैतिक रूप से ये सही था वो गलत था, ऐसा नहीं है। जहां जो समय में है, जिस समय की हम
बात कर रहे हैं, जिस समय का हम लेखन कर रहे हैं, वो समय में जाके एज इट इज सिर्फ देख के वैसे ही उतार देना ही असली इतिहास ये मानते हैं। तीसरी बात सी की आती है जो राजनीतिक इतिहास पर। ये दोस्तों राजनीतिक इतिहास पर बल देते हैं। राजनीतिक इतिहास पर बल का क्या मतलब है कि उन्होंने मुख्यतः राजाओं की बात की, राजाओं की बात करते हैं और कूटनीति की बात करते हैं, मुद्रा जो उस समय थी, राज्य की बात करते हैं। तो इस आधार पर इतिहास लिखना चाहिए। ये रैंकियन इतिहास को कभी कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बोला जाता है, लेकिन यही इनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि मार्क्सिस्ट बोलते हैं, मार्क्सिस्ट आलोचना करते हैं, कहते हैं कि भाई ये वर्ग संघर्ष की अनदेखी कर दिए थे। बिल्कुल ठीक बात लगती है, क्योंकि अगर सिर्फ राजनीतिक इतिहास लिखेंगे तो उसमें प्रजा कैसी थी भाई, उस समय वर्ग संघर्ष कैसा था, बाकी गरीब लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीजें को तो आपने इग्नोर कर दिया। इस बेस पे मार्क्सिस्ट आलोचना करते हैं कि नहीं, रांकियन उपागम में ये बात बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी गई है, इसलिए आलोचना का ये मत बनता भी है। ठीक है, तो रांकी की सिर्फ बात करें तो ये जर्मनी के इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार, और आधुनिक इतिहास लेखन के जनक भी बोले जाते हैं, और वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक हिस्ट्री की बात की परंपरा के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ठीक, ये हो गया। और इनका मूल रूप से जो एक फेमस कोट है कि एज इट एक्चुअली हैपेंड, जैसा वह वास्तव में था वैसा ही लिखा जाना चाहिए। विशेषता वही है, दस्तावेज आधारित निष्पक्षता और तथ्यों की पवित्रता होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा 5 जो सवाल डेली का होता है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे दूसरे वीडियो के साथ। लगभग हम लोग पहुंच रहे हैं और जल्द ही कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक प्लेलिस्ट हो जाएगी जिसमें हमको एक पेपर का पूरा फुल एनालिसिस मिल जाता है, तो हमें कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सुबह 6 बजे और किसी वीडियो के साथ। अभी तो सीरीज ये चलेगी, बाकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो शाम को आते रहेंगे। थैंक यू।